बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 302 डी के कोड है, 100% इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। इसके बाद थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं खंड का। इसमें पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है नास्केतोपाख्यान को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को, सुखसागर को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है किसको? भाषा योग वशिष्ठ को। ठीक है, और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। नास्केतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये भी राम प्रसाद निरंजनी की है, और सुख सागर लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भूले बिसरे चेहरे रचना है जयशंकर प्रसाद की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूले बिसरे चेहरे रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। आलोक पर्व के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो आलोक पर्व के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साहित्य और समाज के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राज, जैनेन्द्र कुमार। साहित्य और समाज के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है, सोच विचार भी है, सुखदा भी है। तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद दूसरा का क नंबर है, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं सराहपा। अगला है, चांद का मुटेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं। चांद का मुटेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1951, अगर तीसरा पूछ ले तो बताना है 1962, अगर चौथा पूछ ले तो बताना है 1979। और तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, पंचवटी, भारत भारती। तीनों रचनाएं हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कामायनी है, कानन कुसुम है, लहर है। तीनों हैं, यहाँ नहीं पूछा है तो वैदेही वनवास नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश को पढ़कर उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलौती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो हम ट्रिक बता देते हैं। जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, देखिए राष्ट्रीय शब्द हो गया, जन शब्द दिख जाए, राष्ट्रीयता दिख जाए, तो वहाँ पर समझना कि यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरद अग्रवाल है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, क्योंकि अभी जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था। तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो चलिए देखते हैं इसको कहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ठीक है, सीधा सीधा उत्तर आपको मिल जाना है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ
नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ये अगला है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये भी सेम उत्तर वहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मैंने बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में लिखा हुआ है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अथवा वाला, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है। तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यहाँ पर जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द आपको मिल जाए तो समझ जाना कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पूछ रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। पाठ का नाम और लेखक का नाम आप हाईलाइट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज की क्यों आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? देखिए, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर सेम आपको लिख देना है। भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला है, भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो इसका उत्तर भी आप पढ़े हुए थे, तो देख सकते हैं आप। भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आप शुरू में ही देखे थे, लिखा हुआ था। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या करना है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या लिखेंगे। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो लज्जाशील और पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, ठीक है, मथुरा जाते समय यदि कहीं रास्ते में लज्जाशील मतलब लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तू ना तो सुंदरी के। तो तुम उस सुंदरी के विकृत वसना यानी कपड़े को मत उड़ाना जो थोड़ी सी शर्मित हो। यदि थोड़ी सी भी वह थकी हो तो वह गोद ले श्रांत खोना, तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, और ओंठों की और कमल मुख की मलिनता को, झुर्रियाँ को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा पवन से कहती है कि कोई थका हुआ किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करते उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो लाओ से। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके उस तप्त भूतांगना मतलब गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया कर देना और उसे सुखित करना मतलब सुख प्रदान करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम पवनदूत का और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने वैसे पूरा आपको बता ही दिया है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला,
राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतका से रास्ते में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो राधा ने पवन दूतका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषक ललना शब्द में अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण है और उपमा अलंकार है। ठीक है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें भी दो पूछता एक करना रहता है। ठीक है। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, यानी के कहती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब क्या होता है? संसार के लोग या मनुष्य मनुष्य अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, अब कहे सभी या है विरुद्ध विधाता। के कहती है कि जब अब हमारे विधाता अनुकूल है तो अब सभी यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। के कहती है कि मैंने केवल भरत का बाहर ही शरीर देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ ना देखा, मतलब परमार्थ नहीं देखा, परोपकार नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, केवल मैंने अपना स्वार्थ देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। के कहते युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी की, अयोध्या में रघुकुल में एक अभागिन नारी रानी केकई थी। ठीक है। इसकी व्याख्या हो गई। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो केकेयी का अनुपात पाठ से लिया गया है। केकेयी का अनुताप, केकेयी का अनुताप, और मैथिली शरणगुप्त इसके क्या हैं? कवि हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की ही बता दिया है आपको, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है। अगला है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो आप सभी समझ गए होंगे, केकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का है, इसमें पूछता है लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। 5 अंक का होता है, 3 अंक का साहित्यिक परिचय, 2 अंक का रचनाएं। ठीक है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपको कवियों और लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ना है, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। फिर साहित्यिक परिचय देखिए यहाँ पर कवि का, ये भी 80 शब्द में लिखना रहता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना रहता है, 5 अंक का रहता है। ठीक है। तो मैंने पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। 7वां नंबर है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, 5 अंक का है। ठीक है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ पर चलता है श्रवण कुमार। इसी तरह अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है, तो आप उसे तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड ख की। ठीक है। खंड खा, इसमें 8वां नंबर का क नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। कितने अंक का होता है? 7 अंक का होता है। 5 अंक का अनुवाद होता है, 2 अंक का संदर्भ होता है, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे। तो धन्य एवं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी माने सुंदर शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यानी जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखले वेप माने वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम, यही भाषा संस्कृत के नाम से लोके प्रथिता संसार में प्रसिद्ध अस्ति माने है।
अस्माकं रामायण, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषायाम माने भाषा में लिखतान संति माने लिखे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ कैसे लिखना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला, क्योंकि 2 इसमें भी पूछता है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। महामनिस्मना मदन मोहन मालवीय जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार है बहुत, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत माने संस्कृत के सम्मान माने सम्माननीय, विद्वान माने विद्वान, आसित माने थे। अयम माने इन्होंने प्रयाग के ही, यो माने ही, संस्कृत पाठशाला माने संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्त माने प्राप्त करके, अत्र्यो माने यहीं, राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में, अध्यापन माने पढ़ाना, आरब्धवान माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय, शौकियन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मन को, अमोहित माने मोह लिया। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं इसके बाद ख नंबर है 8 का ख, ये भी 7 नंबर का होता है। श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्या, विद्यार्थी व तजेत सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिया सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अर्थ। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमशाह पूर्यते घटा, तो जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमसा माने करमसा, पूर्यते घटा माने घड़ा भर जाता है। सा हेतु, सर्व विधाना माने सभी विधानों में, धर्मश्चा धनश्चा, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। तो संदर्भ सेम रहेगा, केवल पाठ का नाम चेंज कर देंगे, है ना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का है। सुर भारती केन नाम्नापि लोके प्रथितास्त, सुर भारती संस्कृत नाम्नामि लोके प्रथितास्त। कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत्, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत्। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्, तो हंस पोतिका स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता आसीत्। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दयानंद गुरु का आसीत्, तो दयानंद बिरजानंद महर्षि दयानंद गुरु आसीत्। फिर रस अलंकार छंद से 10 का क ख और गा 6 अंक का, ठीक है। तो वीर रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण, रूपक अलंकार अथवा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण, चौपाई छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण। फिर 11 नंबर है निबंध। निबंध कितने नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों? 9 नंबर का। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले के आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल। फिर यहाँ पर 12 का क नंबर है संधि विच्छेद से, गायिका का संधि विच्छेद। तो गायिका का संधि विच्छेद होगा गय प्लस अका, क्या हो जाएगा? गय प्लस अका, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है रामस सेते का संधि विच्छेद होगा, तो रामस प्लस सेते हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद उच्चारण में संधि है, उच्चारण में कौन सी संधि है? उत प्लस चारणम, उच्चारण में व्यंजन संधि है, आ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में है अव्ययीभाव समास। नील कमलम में कौन सा समास है? कर्मधारा है। और चंद्रशेखर में भी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई और नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, 8 नंबर का है। इसके बाद में 14 का क नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा है? किसी एक धातु के एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे लिखा है दत्वा, तो दा इसमें क्या है? धातु है और अक्ता प्रत्यय है, ठीक है। पूजता में पूज क्या है? धातु है और अक्ता प्रत्यय है। इसके बाद स्नाता, इसमें स्ना धातु है और अक्ता प्रत्यय है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा वाला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो पठनीय में प्रत्यय कौन सा है? अन्यर प्रत्यय है, ठीक है। बुद्धिमान में मतु प्रत्यय है और गता में अक्ता प्रत्यय है। इसके बाद ख नंबर है, क्या है ख नंबर?
निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक है। ग्रामम अभिता यानी गांव के चारों ओर, जहां पर अभिता परिता समया निक्सा दिख जाए, ठीक है, तो वहां पर समझिएगा क्या, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। पादेन खंजा यानी किसी शरीर में विकार हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे खज्जा मतलब पैर से क्या है, लंगड़ा, तो यहाँ पर कौन सा, तृतीय विभक्ति होगा। रामेण साह, साह के अर्थ में होगा कौन सा विभक्ति, तृतीय विभक्ति होगा। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।